Friends, welcome to this video. In this video, we will see defect management. Okay, 10 मार्क्स का ये यूनिट है. एटलीस्ट आपको 14 मार्क्स के आपको एग्जाम में आएगा. ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन के साथ. माय नेम इज दीप्तेश एंड आई एम टीचिंग यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम फोर्थ यूनिट कर रहे हैं. तो 6 आवर्स में आपका यूनिट होना चाहिए आपके कॉलेज में. हम एटलीस्ट 90 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ओके, पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे इस वीडियो में. डिफेक्ट मैनेजमेंट 10 मार्क्स का है. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सिलेबस. इतना डिफिकल्ट नहीं है यूनिट, बस ध्यान से आपको समझना है. इतना वास्ट सिलेबस नहीं है इस चैप्टर का. ठीक है, डिफेक्ट मैनेजमेंट. तो डिफेक्ट मैनेजमेंट सीखने से पहले आपको डिफेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए. तो डिफेक्ट हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था कि बग है, डिफेक्ट है, एरर है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से. और डिफेक्ट के आने से वो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल्यूर हो जाता है. वो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़े थे. तो वो जो डिफेक्ट आता है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ओके, कैसे क्लासिफाई करेंगे, वो सारा हम देखेंगे डिफेक्ट मैनेजमेंट के अंदर. मतलब क्या, डिफेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. मतलब बहुत टाइप के डिफेक्ट आते हैं. तो वो डिफेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो कितनी, उसकी डिफेक्ट की लेवल कितनी है, हाई है, लेवल है, हाई है, लेस है, उसको वो सारा हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. ठीक है, समझ में आया आपको क्या पढ़ना है इस यूनिट में. ओके, तो 4.1 में डिफेक्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ना है. डिफेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब क्या, मैंने अभी आपको बोला कि क्लासिफाई करना. ठीक है, मतलब बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं. वो डिफेक्ट इस कैटेगरी में है, वो डिफेक्ट उस कैटेगरी में है. इस डिफेक्ट की क्या बोलते हैं उसको, सर्वेरिटी लेवल हाई है. मतलब क्या, इस डिफेक्ट को पहले में सॉल्व करने की जरूरत है उस डिफेक्ट की वजह से. मतलब देखो, एग्जांपल देता हूँ. दो डिफेक्ट है, डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी. डिफेक्ट ए की सर्वेरिटी लेवल क्या है, हाई है, और डिफेक्ट बी की क्या है, लो है. तो जिसकी सर्वेरिटी लेवल हाई होगी उस पर पहले हम फोकस करेंगे. ठीक है, ओके, समझ में आया आपको बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं. ओके, डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पर. ठीक है, फिर डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस फॉलो करनी है हमें डिफेक्ट मैनेजमेंट में, वो हमें पढ़ना है. ठीक है, 4.1 में. 4.2 में डिफेक्ट लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल आया तो आपको आसान लगता है, डायग्राम कर लो, डायग्राम पे जो आपको डायग्राम दिखता है वो एक्सप्लेन करने का. तो जहाँ लाइफ साइकिल होती है वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, बस आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत होती है. ओके, वो बस आपको पता होना चाहिए. क्लियर. उसके बाद डिफेक्ट टेम्पलेट. ओके, मतलब जो भी डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट को कैसे लिखने का, कैसे उसको मतलब कैसा उसको बताने का दूसरों को. मतलब हर एक टीम में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं. तो एक एम्प्लॉय को डिफेक्ट मिल गया तो उसको शो करना चाहिए ना दूसरे डिफेक्ट को. तो वो डिफेक्ट पर आपको लिखना पड़ता है प्रॉपरली. तो उसके एक डिफेक्ट टेम्पलेट होता है. ठीक है, वो आपको लिखना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए. ठीक है, 4.3 में एस्टिमेट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट. अगर वो डिफेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में आ रहा है तो उसका कितना इफेक्ट होगा हमारे सिस्टम पर. हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, हमारा सिस्टम वर्क हो जाएगा लेकिन ये फीचर इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगी. मतलब वो डिफेक्ट आने से तो कितना इफेक्ट होगा हमारे सिस्टम पर, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, 4.3 में वो टेक्निक फॉर फाइंडिंग डिफेक्ट्स, मतलब आप डिफेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे. और रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट, मतलब रिपोर्ट बनाएंगे डिफेक्ट का. ओके, लाइक दिस. ये सारा हमें इस यूनिट में पढ़ना है. सिंपल है, बस ध्यान से देखो. आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पर, डिफेक्ट क्या बोलते हैं, टेक्निक टू फाइंडिंग डिफेक्ट पर, एंड डिफेक्ट का टेम्पलेट. ओके, इस पर आ सकता है आपके क्वेश्चंस. ठीक है, तो इतना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते इस यूनिट से. ये यूनिट कर लो अच्छे से, छोटा भी है और 14 मार्क्स को मिल जाएंगे डायरेक्टली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफेक्ट क्लासिफिकेशन. तो डिफेक्ट क्लासिफिकेशन को जाने से पहले हम डिफेक्ट क्या है वो देखते हैं वापस. सो डिफेक्ट क्या है देखो अभी. ओके, सो लेट्स सी. So what is a defect? A defect क्या bug होता है basically is a flaw or error in a software application that causes the system to produce incorrect or unexpected result. ठीक है, मुझे एडिशन करना है, a प्लस b करना है, गलती से सब्सट्रैक्शन हो गया, मैं प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम है या फिर एरर है. तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. और इस प्रॉब्लम की वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से मुझे जो भी आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इनकरेक्ट मिल रहा है. समझ में आया, यही है.
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम को हम डिफेक्ट कहते हैं, और उस डिफेक्ट की वजह से जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट गलत मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अ डिफेक्ट ऑकर व्हेन एक्चुअल रिजल्ट डज नॉट मैचेस विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सेप्टेड रिजल्ट। ओके, मतलब क्या देखो, ओके, 2+3 = 5, सो दिस इज योर एक्चुअल रिजल्ट, लेकिन 2+3 करने के हमारा आंसर, हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है, तो 6 और 5 गलत है, तो डिफेक्ट है। कहाँ डिफेक्ट है? हमारे सिस्टम में गलत है, बिकॉज हमारा सिस्टम क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, 2+3 = 6 बोल रहा है हमारा सिस्टम, लेकिन एक्चुअली 2.3 क्या होता है, 5 होता है। तो जब एक्चुअल रिजल्ट और हमारे सिस्टम का रिजल्ट मैच नहीं होते तब क्या होता है, डिफेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते और एक है सिंपल, इफ अ यूजर एंटर अ करेक्ट यूजर नेम एंड अ पासवर्ड बट द सिस्टम शोज इनवैलिड लॉगिन, इट्स अ डिफेक्ट। मतलब आपने यूजर नेम पासवर्ड सही डाला है और हमारा सिस्टम बोल रहा है कि ये गलत है, तो ये डिफेक्ट है हमारे सिस्टम में। ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल है, मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल बोला था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिंपल लाइन है बस। ठीक है, सिंस मेनी डिफेक्ट कैन ऑकर इन अ सिस्टम, they are classified into different categories, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको बोला कि डिफेक्ट, बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं हमारे सिस्टम में और वो हमें क्लासिफाई करना चाहिए, ये डिफेक्ट इस कैटेगरी में आता है, वो डिफेक्ट उस कैटेगरी में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया डिफेक्ट क्लासिफिकेशन? अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। डिफेक्ट क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफेक्ट बेस्ड ऑन देयर सेवेरिटी, प्रायोरिटी, टाइप एंड इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम। हम कैसे क्लासिफाई करेंगे डिफेक्ट को, सेवेरिटी लेवल, मतलब क्या, हाई है, लो है, प्रायोरिटी मतलब क्या, उसको पहले हैंडल करेंगे, फिर उस दूसरे डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, फिर टाइप, वो कौन से टाइप के अंदर आता है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम, उस डिफेक्ट की वजह से हमारे सिस्टम पर कितना इम्पैक्ट आता है, हमारा सिस्टम पूरा क्रैश हो जाता है या थोड़ा फार वर्क होता है या एक कौन से फीचर्स वर्क नहीं होते, उन पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। समझ में आया? बेसिकली क्या करेंगे, डिफेक्ट को ग्रुप करेंगे, एक एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे, सेवेरिटी पर, प्रायोरिटी पर, टाइप पर, एंड जो इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पर पड़ेगा उस पर। ठीक है, सो इट हेल्प द टेस्टिंग टीम एंड द डेवलपर अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ अ डिफेक्ट एंड डिसाइड विच डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट। तो बहुत सारे डिफेक्ट आएंगे हमारे सिस्टम में, तो उस बहुत सॉरी एग्जांपल देखो, 5 डिफेक्ट आए हमारे सिस्टम में, तो उस 5 डिफेक्ट में से फर्स्ट डिफेक्ट किस मतलब फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा सॉल्व करेंगे। ओके, तो 5 डिफेक्ट में से फर्स्ट वाला कौन सा सॉल्व करेंगे, वो डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक बार और रीड करके दिखाता हूं। इट हेल्प्स द टेस्टिंग टीम एंड डेवलपर्स अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट एंड डिसाइड विच डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट। हमारे सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, तो हर एक डिफेक्ट का हम सीरियसनेस पता करेंगे और जिसका सीरियसनेस ज्यादा होगा उस डिफेक्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सिनेरियो है, वो हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपके सिस्टम में एरर है, उसके वजह से डिफेक्ट आता है और डिफेक्ट की वजह से हमारे सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द सेवेरिटी एंड दूसरा है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके अब अलग थोड़े हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली हम इन दो चीजों पर फोकस करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवेरिटी एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, तो सेवेरिटी के अंदर क्या है, लो है, माइनर है, मेजर है एंड क्रिटिकल है। तो सेवेरिटी के अंदर 4 सेवेरिटी लेवल्स है, कौन से, लो, माइनर, मेजर, क्रिटिकल। और प्रायोरिटी के अंदर कितने हैं, हाई, मीडियम, लो। क्लियर है? ओके। Okay, now let's discuss the first classification. It is based on the severity. तो severity पर हम फोकस करेंगे पहले। तो severity indicates how much defect affect the system functionality. मतलब severity क्या बोलता है, जो भी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम की फंक्शनलिटी पर कितना अफेक्ट होता है। मतलब क्या, अगर एक डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट की वजह से पूरा पूरा सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो वो क्या है, सेवेरिटी लेवल उसकी क्या है, क्रिटिकल है। बिकॉज क्यों, बिकॉज वो डिफेक्ट की वजह से हमारा सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, पूरा एप्लीकेशन क्रैश हुआ है,
तो उसकी सेवरिटी लेवल क्या है, क्रिटिकल है। समझ में आया? मतलब क्या, वो डिफेक्ट कितना अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम पर, सिस्टम के फंक्शनैलिटी पर, उस उन बेसिस पर हम सेवरिटी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो चार है, कौन से क्रिटिकल, मेजर, माइनर एंड कॉस्मेटिक को हम लो कहते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन इज क्रिटिकल डिफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज अ क्रिटिकल डिफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या, हम सेवेरिटी फाइंड कर रहे हैं। कितनी सेवेरिटी है, चार है, क्रिटिकल, फिर मेजर, फिर माइनर, फिर लो। अगर हमारे पास पांच डिफेक्ट है और उस पांच डिफेक्ट में से एक क्रिटिकल डिफेक्ट है, तो पहले हम किसको सॉल्व करोगे, क्रिटिकल डिफेक्ट को, फिर हम मेजर डिफेक्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लो को सॉल्व करेंगे। हम मतलब टेस्टर सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मल्टीपल और बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, तो हम उसकी सेवेरिटी फाइंड करेंगे और सबसे क्रिटिकल जो होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेजर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लो को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ओके, सो दीज आर द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट। बहुत सीरियस डिफेक्ट है, मतलब क्या, हमारा सिस्टम ही क्रैश होता है, हमारा सॉफ्टवेयर ही प्रॉपरली वर्क नहीं होता, क्रैश हो जा रहा है, लाइक दिस वे। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज ए क्रिटिकल डिफेक्ट। ओके, क्रिटिकल डिफेक्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसकी सेवेरिटी क्या होती है, क्रिटिकल होती है। समझ में आया? ठीक है, द सिस्टम में क्रैश और स्टॉप फंक्शनिंग कंप्लीटली, हमारा सिस्टम ही ओपन नहीं हो रहा है, अगर मैं लॉग इन करूं तो सिस्टम क्रैश हो रहा है, लाइक दिस वे। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अ क्रिटिकल डिफेक्ट। ठीक है, सो नो वर्क अराउंड इज अवेलेबल, मतलब क्या, वर्क काम ही नहीं कर रहा ना हमारा सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन के नॉट प्रोसीड फर्दर, लॉग इन करने के बाद आगे नहीं जा रहा, क्रैश हो रहा है। ओके, लाइक दिस वे, दिस आर द क्रिटिकल डिफेक्ट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सिस्टम क्रैशेस ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस, अगर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ तो पेमेंट नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम क्रैश हो रहा है। नहीं तो डेटाबेस गेट करप्टेड, मतलब डेटाबेस अगर मैं लॉगिन करूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस लॉगिन का, लॉगिन करूँ तो डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं हो रहा, करप्ट हो रहा है, वहां से बाहर जा रहे हैं, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट इज अ मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट मतलब क्या, दिस डिफेक्ट अफेक्ट मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब क्या, सिस्टम के मेजर फंक्शनैलिटी पर फोकस करता है। मतलब क्या, अगर हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, तो टीचर अटेंडेंस ले रही है लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही, सो दिस इज अ मेजर डिफेक्ट, राइट? तो ये इसकी फंक्शनैलिटी पर इफेक्ट करता है। समझ में आया? ओके, द एप्लीकेशन वर्क्स बट इंपॉर्टेंट फीचर फेल्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो फेल हो रहे हैं। एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा, लेकिन जो फीचर्स उसके लिए बनाया है वो सॉफ्टवेयर वही काम नहीं कर रहा, लाइक दिस वे। समझ में आया? ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पर, यूजर कैन नॉट लॉग इन टू द सिस्टम, लॉग इन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डेटा इज नॉट सेव्ड प्रॉपरली, डेटा जो सेव करो, मतलब टीचर अटेंडेंस मार्क कर रही है, पी पर क्लिक कर रही है, लेकिन पी वहां पर सेव नहीं हो रहा, लाइक दिस। समझ में आया? सो दिस इज अ मेजर डिफेक्ट। तो पहले हम क्रिटिकल डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, उसके बाद मेजर डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, उसके बाद माइनर डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, उसके बाद लो डिफेक्ट को हैंडल करेंगे। लो को कॉस्मेटिक यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो माइनर डिफेक्ट। So these defects affect the small functionalities. Okay, the main system works normal, मतलब अटेंडेंस मार्क हो रही है, टीचर ने ए पर क्लिक किया, एब्सेंट लग गया, टीचर ने पी पर क्लिक किया, प्रेजेंट लग गया। लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि देखो, एरर मैसेज, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्मॉल कैलकुलेशन डिफरेंस, सो दिस आर द माइनर डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्मेटिक डिफेक्ट, इसको हम लो भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लो डिफेक्ट। ओके, दीज डिफेक्ट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम, मस्त अपीयरेंस पर फोकस करता है, यूआई का थोड़ा सा। ओके, लेकिन इतना भी नहीं। ओके, जितना मेजर फंक्शनलिटी पर फोकस नहीं करता। तो जो भी क्या बोलते हैं, मेजर एंड माइनर फोकस ऑन द फंक्शनैलिटीज। ओके, एंड आपका कॉस्मेटिक जो होता है ना, यूआई पर होता है बेसिकली, मतलब कैसे अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम पर होता है। ठीक है, दे डू नॉट अफेक्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो मेजर एंड माइनर डिफेक्ट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी एंड कॉस्मेटिक डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी। जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन क्या, दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, मतलब बटन आपका सेंटर में चाहिए लेकिन वो लेफ्ट में है, राइट में है, तो दिखने का इशू, अपीयरेंस का इशू आर नथिंग बट कॉस्मेटिक डिफेक्ट, और इसको लो डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? ओके, बटन अलाइनमेंट इशू या फिर इनकरेक्ट फॉन्ट साइज और कलर। ओके, दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द यूआई, यूजर इंटरफेस।
समझ में आया? तो पहले हम क्रिटिकल डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, फिर मेजर डिफेक्ट को हैंडल करेंगे, फिर माइनर डिफेक्ट को हैंडल करेंगे एंड एट द एंड लो डिफेक्ट को हैंडल करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत सारे डिफेक्ट है, अगर उसकी सेवेरिटी नहीं पता, हम बस लो डिफेक्ट को पहले हैंडल करेंगे। क्या फायदा? पहले क्रिटिकल तो क्रैश हो रहा है हमारा सिस्टम, उसको पहले हैंडल करो, उसके बाद जो यूआई है उसके बाद वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इन बेसिस पर हम डिफेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सेवेरिटी। समझ में आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी आपको पता हो गया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सी क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होती है, जिसके पास हायर नंबर होता है, इन टर्म्स ऑफ ओएस में बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हाई वैल्यू होती है वो पहले आके एग्जीक्यूट होके चला जाता है। ठीक है, ऐसी प्रायोरिटी होती है। वैसे ही हम भी डिफेक्ट को एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अभी वो कैसे करेंगे देखते हैं। सो सी, प्रायोरिटी इंडिकेट हाउ क्विकली द डिफेक्ट मस्ट बी फिक्स्ड। प्रायोरिटी मतलब क्या, कितने जल्दी हमें उस डिफेक्ट को हैंडल करना है। अगर हमारा कोर सिस्टम की फंक्शंस प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अटेंडेंस मार्क नहीं कर पा रहे हम, तो वो हाई प्रायोरिटी, उसको उसको पहले ध्यान देना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? या कि वो यूआई का कलर गलत है, वो क्या लो प्रायोरिटी हो जाएगी, वो बाद में कर सकते हो। पहले जो मेन फंक्शनैलिटी इफेक्ट है हमारे सिस्टम की, उस पर पहले फोकस करो। समझ में आया? सो देयर आर 3 प्रायोरिटीज, हाई, मीडियम एंड लो। तो हाई मतलब क्या, मस्ट बी फिक्स्ड इमीडिएटली, शुड बी फिक्स्ड बट नॉट अर्जेंटली। मीडियम मतलब क्या, फिक्स करना चाहिए लेकिन अर्जेंटली नहीं। हाई प्रायोरिटी ये अर्जेंटली फिक्स करो, इमीडिएटली फिक्स करो। लो प्रायोरिटी कैन बी फिक्स्ड लेटर। पहले हाई का कंप्लीट करो, फिर मीडियम प्रायोरिटी पर फोकस करो, फिर एट द एंड लो प्रायोरिटी पर जाओ। समझ में आया? सो हाई प्रायोरिटी के अंदर क्या क्या होता है, यूजुअली रिलेटेड टू कोर सिस्टम फंक्शनैलिटीज। मैंने अभी बोला अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो अटेंडेंस ही नहीं लग रही, तो वो पहले आपको फोकस करना चाहिए, तो हाई प्रायोरिटी पर फोकस करो पहले। उसके बाद क्या है देखो, मीडियम प्रायोरिटी मतलब इतनी भी फिक्स करना है लेकिन इतनी जल्दी नहीं इसकी। ओके, आप पहले हाई प्रायोरिटी को कंप्लीट करो, फिर मीडियम की तरफ जाओ। ठीक है, उसके बाद लो प्रायोरिटी यूजुअली कॉस्मेटिक इश्यूज, जैसे आपने बोला ये ओके, कॉस्मेटिक डिफेक्ट या फिर लो डिफेक्ट्स। ओके, सो यूआई कलर मिसमैचेस एग्जांपल। मीडियम प्रायोरिटी का एग्जांपल देखो, सर्च फीचर गिविंग स्लाइटली इनकरेक्ट रिजल्ट। ओके, मतलब सर्चिंग करते वक्त थोड़ा सा इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, वो मीडियम प्रायोरिटी। ठीक है, वो आप पहले हाई प्रायोरिटी को कंप्लीट करो, फिर मीडियम प्रायोरिटी पर जाओ, फिर लो प्रायोरिटी पर जाओ बाद में। ठीक है, फिर पेमेंट फेल्योर इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, राइट, दिस इज योर हाई प्रायोरिटी। तो आप कंसीडर करो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी किसकी होगी एज कंपेयर टू सेवरिटी। क्रिटिकल डिफेक्ट एंड मेजर डिफेक्ट कैन बी कम अंडर दी हाई प्रायोरिटी। ठीक है, फिर आपका माइनर डिफेक्ट कैन कम अंडर दी मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी के अंदर आपका क्या आएगा, कॉस्मेटिक डिफेक्ट, नहीं तो लो डिफेक्ट आ सकता है। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये देखो, यहाँ पर प्रायोरिटी है और यहाँ पर सेवेरिटी है। ठीक है, कैसे कनेक्शन है देखो, पहले आपको किसको फोकस करना है, यहाँ पर देखो पहले आपको किस पर ध्यान देना है, जिस डिफेक्ट की हाई सेवेरिटी है और हाई प्रायोरिटी है उसको पहले फोकस करो। ठीक है, जिस डिफेक्ट की हाई सेवेरिटी है मतलब क्रिटिकल है और हाई प्रायोरिटी है उसको पहले फोकस करो। उसके बाद किसको करना है, जिसकी सेवेरिटी लो है और हाई प्रायोरिटी है उसको फोकस करना है सेकेंड टाइम। तीसरी बार किसको डालना है आपको, जिसकी सेवेरिटी हाई है लेकिन प्रायोरिटी लो है। समझ में, उसको तीसरे पर हैंडल करना है। उसके बाद एट द एंड किस डिफेक्ट को हैंडल करो, लो सेवेरिटी है और लो प्रायोरिटी है। समझ में आया? मतलब पहले एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट ए, ओके इज ओके, देखो एक डिफेक्ट ए है, डिफेक्ट बी है, डिफेक्ट सी है और डिफेक्ट डी है। ओके, तो डिफेक्ट ए है लो सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, इसको सेकेंड मार्क करता हूं मैं। ठीक है, फिर बी क्या है, हाई सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। फिर सी क्या है, लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी, चलिए 4 किया मैंने। एंड डी क्या है हमारा, 3 है, मतलब हाई सेवेरिटी लो प्रायोरिटी। तो ये 4 आपके डिफेक्ट है हम हमारे सिस्टम में। तो इन चारों में से किसको पहले सॉल्व करूं, मैं किसको सॉल्व करूं, तो आपको देखना है हर एक डिफेक्ट का आपको सेवेरिटी निकालनी है और प्रायोरिटी निकालनी है। वो निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अब वो दोनों निकालने के बाद आपको पता करना चाहिए ना, तो किसको पहले फोकस करूं। ओके, तो जिस डिफेक्ट की पहले हाई सेवेरिटी है और हाई प्रायोरिटी है उसको पहले फोकस करना है। तो किस डिफेक्ट को पहले सॉल्व करना है, अभी यहाँ पर 1 है, मतलब डिफेक्ट बी को पहले सॉल्व करो। समझ में आया? उसको पहले रिमूव करो हमारे सिस्टम से। उसके बाद किसको फोकस करना है, लो सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। तो
फिर डिफेक्ट ए को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस वे। नहीं तो उसके बाद आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी हाई सेवेरिटी है एंड लो प्रायोरिटी, मतलब डी को डिफेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, और एट द एंड लो सेवेरिटी लो प्रायोरिटी, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में जाओ, नहीं, समझ में आया कैसे आपको डिफेक्ट को हैंडल करना है, किसको पहले सॉल्व करना होगा अगर बहुत सारे डिफेक्ट आए तो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन फॉलो इट, ओके। उसके बाद तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड डिफेक्ट के टाइप्स पर किया है। तो बेसिकली ये दोनों पर आपको फोकस करना है, सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी, ये दो क्लासिफिकेशन है। तीसरा भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सिंपल है, डोंट वरी। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफेक्ट के टाइप पर हमने क्लासिफाई किया है। तो इसमें टाइप है फंक्शनल डिफेक्ट्स, ओके। फंक्शनल डिफेक्ट्स आपको पता होगा क्या होगा अभी, ओके, मतलब क्या, फंक्शनैलिटी पर अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम के। This defect occur when software functionality does not work according to the requirements. Example, submit button does not save the data. Submit button पर क्लिक कर रहा हो लेकिन फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा, डेटा ही सेव नहीं हो रहा, so this is a functional defect, ठीक है। उसके बाद UI defect, so problem related to the layout, design, fonts, button and images, so these are your UI defect. टेक्स्ट ओवरलैपिंग ऑन स्क्रीन, मतलब क्या, स्क्रीन पर बहुत सारा टेक्स्ट है लेकिन ओवरलैप हो रहा है, सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफेक्ट टाइप। उसके बाद है परफॉर्मेंस डिफेक्ट, मतलब क्या, द डिफेक्ट ऑकर व्हेन सिस्टम बिहेव स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव, ओके। पेज टेक 20 सेकेंड टू लोड, अगर आप सर्च पेज को ओपन कर रहे हो तो सर्च पेज टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, लोड ही नहीं हो रहा है वो, सो दैट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस डिफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिफेक्ट, द डिफेक्ट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटी, मतलब कोई अन्य तरह से यूजर आया बिना उसने रजिस्टर किए हुए लॉगिन कर रहा है, दैट इज अ सिक्योरिटी डिफेक्ट, और ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफेक्ट के टाइप, क्या टाइप है उस डिफेक्ट की, मतलब वो फंक्शनल डिफेक्ट है, यूजर इंटरफेस डिफेक्ट है, परफॉर्मेंस डिफेक्ट है, सिक्योरिटी डिफेक्ट है, या फिर कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट है। कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट मतलब क्या, देखो, दिस ऑकर्स व्हेन सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, वो एप्लीकेशन बस विंडोज में वर्क हो रहा है, लिनक्स में नहीं वर्क हो रहा, तो ये है कंपैटिबिलिटी इशू है, बस वो विंडोज में रन कर रहा है, लिनक्स में रन नहीं हो रहा, तो कंपैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या है, वो कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट है, ठीक है। वेबसाइट वर्क्स इन क्रोम बट नॉट इन फायरफॉक्स, एग्जांपल है देखो यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो अपने वेबसाइट बनाई है वो क्रोम पे वर्क हो रही है लेकिन फायरफॉक्स पर वर्क नहीं हो रही, सो दिस इज कंपैटिबिलिटी डिफेक्ट, क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, क्यों करना है डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल डिफेक्ट होते हैं, उसमें से पहले हैकेज को हैंडल करेंगे, उसके लिए हम करते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका, ठीक है। तो डिफेक्ट क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू आइडेंटिफाई सीरियस डिफेक्ट क्विकली, जो सीरियस डिफेक्ट है और इसको पहले फोकस करना है वो, ठीक है। हेल्प प्रायोरिटाइजिंग डिफेक्ट फिक्सिंग, मतलब किस डिफेक्ट को पहले फिक्स करना है वो प्रायोरिटाइज करने में मुझे हेल्प करता है, कौन, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद इम्प्रूव टेस्ट इफिशियंसी, उसके बाद इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रैक डिफेक्ट ट्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंस है डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब क्यों करना चाहिए मुझे डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, तो मेन रीजन क्लियर है, वही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है, क्लियर है आपको सबको, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, मूव फॉरवर्ड टू द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब क्या, यहाँ पर आप डिफेक्ट को कैसे मैनेज करोगे, अगर आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रिकॉर्ड इसको कैसे करोगे, कैसे आपको ट्रैक्स करोगे, कैसे इसको फिक्स करोगे, और फिक्स होने के बाद आपको क्लोज करोगे, वो सारा आपको हैंडल करना है इसमें, सो दिस इज नथिंग बट अ डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, समझ में आया। देखो यहाँ पर लिखा है द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोल्हापुर से मुंबई में जाना है तो पहले आपको सातारा में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पुणे में जाना पड़ेगा, उसके बाद मुंबई में जाना पड़ेगा, ऐसे आप जाओगे, मतलब अगर रोडवे से जा रहे हो आपको, ठीक है, लाइक दिस वे, समझ में आया। तो एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स है, वो आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है और प्रोसेस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, टू क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में, रिकॉर्ड करने में, ट्रैक करने में, फिक्स एंड क्लोज द डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो, जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई उसको रिकॉर्ड करो, लिखो, फिर उसको ट्रैक करो प्रॉपरली, मतलब क्या, आज क्या हुआ उस डिफेक्ट का, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा ट्रैक करो, उसको डिफेक्ट को फिक्स करो, फिर फिक्स करने के बाद डिफेक्ट को क्लोज करो, समझ में आया। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है,
ठीक है, समझ में आया? It ensures that all defects are properly handled before the software is released to the user. यूजर को देने से पहले जितने भी डिफेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए थे वो सारे क्लोज हुए या नहीं, वो चेक करने के लिए काम आता है। प्रॉपरली हैंडल हुआ या नहीं, ठीक है, मतलब जितने डिफेक्ट आइडेंटिफाई है वो सारे फिक्स हुए और फिक्स होने के बाद वो क्लोज हो गए हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने में, चेक करने के लिए और मैनेज करने के लिए डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक बेसिक समझ लेंगे, फिर आपको इसमें आंसर क्या लिखना है बेसिकली मैं आपको बोल दूंगा बाद में। ठीक है, पहले हम देखो इस डायग्राम के बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहला है स्टेप्स इन डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ठीक है, तो क्या स्टेप्स है देखो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में। फर्स्ट वर इज डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या, डिफेक्ट आइडेंटिफाई करो। Okay, so this is the first step where testers detect defect while testing the software. टेस्टिंग करते वक्त डिफेक्ट हमें आइडेंटिफाई होते हैं, राइट? तो डिफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। यूनिट नंबर 2 में ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, सो एग्जांपल, व्हाइल टेस्टिंग अ लॉगिन पेज द टेस्टर नोटिस दैट लॉगिन बटन डज नॉट रिस्पॉन्ड, सो दिस इज अ डिफेक्ट। ओके, इस डिफेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? वेरी सिंपल स्टेप, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है डिफेक्ट लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग। लॉगिंग मतलब क्या, रिपोर्ट करो जो डिफेक्ट आपको आइडेंटिफाई हुए वो आपको बताना पड़ेगा ना, वो बताना पड़ेगा डेवलपर को, तो रिपोर्ट करो वो। ठीक है, तो देखो वंस अ डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड द टेस्टर रिकॉर्ड्स इट इन अ डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। उनके पास एक डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम होती है, उसमें आपको रिकॉर्ड लिखना पड़ता है कि ये डिफेक्ट आया है डेवलपर को बताने के लिए। तो उस डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम को एक डिफेक्ट रिपोर्ट होता है, तो डिफेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ये डिफेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है मतलब टेस्टर को लिखना पड़ता है। मतलब क्या, डिफेक्ट कितनी है, डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट का टाइटल लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेक्ट, क्या है डिफेक्ट, आप उस डिफेक्ट को कैसे रिप्रोड्यूस करोगे, मतलब क्या, यूजर नेम करेक्ट डालो, पासवर्ड करेक्ट डालो, लॉगिन बटन पर क्लिक करो लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। सो स्टेप, आपने कैसे उस डिफेक्ट की तरफ पहुंचा, वो स्टेप्स आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए था, हमारा लॉगिन पेज होने के बाद होम पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। उस डिफेक्ट की सेवरिटी, उस डिफेक्ट की प्रायोरिटी, क्या क्या एनवायरमेंट आपने यूज किए, कौन सा हार्डवेयर आपने यूज किया, स्क्रीनशॉट और एविडेंस लिखाना पड़ता है एक डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर। तो देखो ये हमें आई गेस पॉइंट नंबर लास्ट में डिस्कस करना है, डिफेक्ट रिपोर्ट लिखना है। ओके, देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट, यहाँ पर आप ओके कैसे रिपोर्ट करना आपको लिखना है वो हमें देखना है 4.3 में। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझ में आया आपको? ये कंटेंट है इस डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर, ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्लैक बुक बना रहे हो, ओके, तो ये डिफेक्ट रिपोर्ट आपको लिखना पड़ता है उस ब्लैक बुक में आपका फाइनल प्रोजेक्ट का। एग्जांपल देखो, डिफेक्ट टाइटल है लॉगिन बटन नॉट वर्किंग, स्टेप्स ओपन लॉगिन पेज, enter user or password, click login button, expected result user should log in successfully, actual result nothing happens। तो इसमें से उन्होंने थोड़े फार डाले हैं यहाँ पर, आपको ये पूरा लिखना पड़ता है। डिफेक्ट आईडी D1, defect title login button not working, description of a defect, when I click when I want to try the login page, when I enter the username and password the login is not happening। ओके, लाइक दिस वे आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिफेक्ट, ये मैंने बोला ऑलरेडी। स्टेप टू प्रोड्यूस, मतलब ये देखो यहाँ पर स्टेप्स लिखे वो। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यूजर शुड लॉग इन सक्सेसफुली, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, नथिंग हैपेंस, सेवरिटी लेवल हाई है, प्रायोरिटी लेवल हाई है। ओके, एनवायरमेंट डिटेल्स, मैंने विंडोज 17 को सॉरी विंडोज 11 को यूज किया है और मेरे माइक्रोसॉफ्ट था। उसके बाद क्या, आपने कौन सा इंटरनेट यूज किया है, कहाँ पर कौन सा ब्राउजर आपने यूज किया है। ठीक है, लाइक दिस वैसे अलग अलग जो अपने एनवायरमेंट यूज किए हैं वो लिखना है, कौन सा टूल आपने यूज किया है ओके टेस्टिंग करने के लिए, वो सर आपको लिखना पड़ता है। फिर स्क्रीनशॉट एंड एविडेंस, मतलब जो यहाँ का जो आपने स्क्रीनशॉट देने का हमारे सिस्टम का कि एक्चुअली क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना होता है डिफेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सा ये रिपोर्ट दिया था, हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। ओके, उसके बाद है डिफेक्ट असाइनमेंट। ओके, अभी देखो असाइनमेंट मतलब क्या, देखो आफ्टर द डिफेक्ट इज लॉग्ड, मतलब अगर डिफेक्ट लॉग्ड हुआ मतलब रिपोर्ट हुआ, द प्रोजेक्ट मैनेजर और टेस्ट लीड असाइन द डिफेक्ट टू द डेवलपर। मतलब जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट अगर लिखा मैंने उसको रिपोर्ट किया, तो वो डिफेक्ट रिपोर्ट किसको तो असाइन करना पड़ता है, मतलब किसको, डेवलपर को देना पड़ेगा कि ये सॉल्व करो तुम डिफेक्ट। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं,
तो एक डिफेक्ट आएगा और उस डेवलपर को देना कि तुम्हें ये डिफेक्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा है, डिफेक्ट असाइन करो, जो डिफेक्ट आया है कि इस डेवलपर को दो और उसको सॉल्व करो, फिक्स करो। ओके तो यहाँ पर एक सिंपल लाइन है, आफ्टर द डिफेक्ट इज लॉग्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर और टेस्ट लीड असाइन द डिफेक्ट टू द डेवलपर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट। ठीक है, फिर डेवलपर एनालाइज द डिफेक्ट एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज। फिर जब डेवलपर होगा उस एनालाइज करेगा उस डिफेक्ट को और क्या कॉजेस है उस डिफेक्ट को आने के वो आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, फिर डिफेक्ट फिक्सिंग कौन करता है? डेवलपर फिक्स करेगा। ठीक है, डिफेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है? डेवलपर को असाइन किया होता है, तो डेवलपर असाइन किया हुआ वो क्या करेगा? उस डिफेक्ट को फिक्स करेगा। इन दिस स्टेज द डेवलपर करेक्ट्स द एरर इन द सोर्स कोड। Example, fix incorrect database query, correct programming logic, etc. After fixing, the developer updates the defect status to fixed. तो fixed, तो ऐसे अलग अलग डिफेक्ट रिपोर्ट्स स्टेटस होते हैं। तो पहले क्या होता है कि डिफेक्ट नॉट सॉल्व, नॉट फिक्स्ड, ऐसा होता है। फिर फिक्स करने के बाद वो फिक्स करना पड़ता है, तो ये ट्रैकिंग करने के लिए यूज होता है। अगर फिक्स है तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, अगर नॉट फिक्स्ड है तो इसको ध्यान देने की जरूरत होती है। समझ में? तो ऐसे स्टेटस इंप्रूव करते जाते हैं। ठीक है, डे बाय डे। समझ में आया? तो पहला क्या होता है? डिफेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर डिफेक्ट को रिपोर्ट करो, फिर डिफेक्ट को असाइन करो डेवलपर को, फिर डिफेक्ट फिक्सिंग मतलब डेवलपर उसको कुछ तो चेंजेस करेगा और स्टेटस फिक्स्ड करेगा। उसके बाद डिफेक्ट रीटेस्टिंग, फिर जो भी उन्होंने डिफेक्ट को फिक्स किया है ना वो वापस टेस्टर के पास चला जाएगा, फिर टेस्टर वापस उसको टेस्ट करेगा। अगर प्रॉपरली वर्क हो रहा है तो रिजॉल्व मार्क कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो वापस उसका डिफेक्ट रिपोर्ट बनाएगा और वापस वो डेवलपर को देगा। समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार रीड करके दिखाता हूँ मैं। Once the defect is fixed, the tester tests the software again to verify whether the defect has been resolved. Okay, this is called retesting. ठीक है, फिर रीटेस्ट करो। एग्जाम्पल, टेस्टर ट्राई टू लॉग इन प्रोसेस अगेन एंड चेक इफ लॉग इन बटन वर्क्स। ठीक है, फिर डिफेक्ट क्लोजर, अगर प्रॉपरली रिजॉल्व हुआ है तो क्या करना है? इफ द टेस्टर कंफर्म द डिफेक्ट इज फिक्स्ड, द डिफेक्ट स्टेटस इज क्लोज्ड। फिर जब टेस्टर ने एक बार वापस टेस्ट किया तो स्टेटस क्या बन जाता है? क्लोज्ड बन जाता है। मतलब क्या? अभी खत्म है, डिफेक्ट हमारे सिस्टम में नहीं है। ओके, फिक्स्ड कब था? जब डेवलपर ने डिफेक्ट को फिक्स किया तो फिक्स्ड था। क्लोज्ड कब है? जब टेस्टर ने फिक्स्ड हुए डिफेक्ट को वापस एक बार रीटेस्ट किया तब ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, इफ द डिफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट द टेस्टर चेंजेस द स्टेटस टू रीओपन्ड एंड द प्रोसेस रिपीट्स। तो अगर फिक्स नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होता है? रीओपन्ड होता है और वापस आपको डिफेक्ट रिपोर्ट लिखना पड़ता है, और डिफेक्ट रिपोर्ट लिखने के बाद वापस वो डेवलपर को जाता है, डेवलपर वापस सॉल्व करता है, वो सब कुछ रिपीट होता है। समझ में आया? सो दिस आर द 6 स्टेप्स इन अ डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अभी डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको एक्चुअली आंसर क्या लिखना है? ठीक है, तो ये डिफेक्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखो, ये थोड़े फार एक 4-5 लाइन में मेंशन करो। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, डिफेक्ट असाइनमेंट, डिफेक्ट फिक्सिंग, डिफेक्ट रीटेस्टिंग एंड डिफेक्ट क्लोजर। उसके बाद आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डिफेक्ट प्रिवेंशन, फिर बेसलाइन डिलीवरेबल बेसलाइन, डिफेक्ट डिस्कवरी, डिफेक्ट रिजोल्यूशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर है इसका, मैं एक बार आपको ये बताता हूँ सिंपल में। आसान ही है, डोंट वरी, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखो सिंपल ही है। देखो डिफेक्ट प्रिवेंशन मतलब क्या? मतलब क्या? देखो डिफेक्ट आगे जाके आइडेंटिफाई करने से पहले अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई करो डिफेक्ट जो आएंगे सिस्टम में। एक बार मैं रीड करके दिखाता हूँ। डिफेक्ट एलिमिनेशन एट अर्ली स्टेज is one of the best way to reduce the impact. At early stage, fixing and resolving defect require less cost and impact can be minimized. मतलब क्या? जो डिफेक्ट बाद में फाइंड करने से पहले कि अर्ली स्टेजेस में फाइंड करो। ओके, उसके वजह से क्या होगा? जो हमारा टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा। ओके, समझ में आया? But at the later stages, finding defect and fixing it require very high cost and impact of defect can also be increased. लेकिन वही डिफेक्ट अगर आपने लेटर स्टेजेस में किए, लेटर स्टेजेस मतलब क्या? डेवलपमेंट के बाद, और अर्ली स्टेजेस मतलब क्या? डेवलपमेंट के पहले, कोडिंग के पहले। ठीक है, उसको अर्ली स्टेजेस कहते हैं, और कोडिंग के बाद उसको क्या कहते हैं? लेटर स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, अगर लेटर स्टेजेस में अपने डिफेक्ट फाइंड किया, ऑलरेडी तो हमने कोड बनाया है, कोड बनाने के बाद उसका टाइम वेस्ट हो गया, वापस आपको कॉस्ट बनाना पड़ेगा, वापस आपको पैसा भरना पड़ेगा। लाइक दिस वे होता है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल डिफेक्ट्स बट एट लीस्ट वी कैन ट्राई टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड इफेक्ट। ओके, डिफेक्ट रिमूव करने की मतलब अर्ली स्टेजेस में डिफेक्ट अर्ली करने की क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप क्या कर उस डिफेक्ट को कम कर सकते हो, खर्चा कम कर सकते हो। ओके, रिक्वायर टू फिक्स द सेम, द प्रोसेस सिंपली improves the quality of a software
by removing the defect at early stage and also increase the productivity by simply preventing injection of defects into the software product. मतलब क्या, अगर आपने डिफेक्ट अर्ली स्टेजेस में किया तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा। ओके, उसके वजह से क्या होगा, एक क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की अच्छी होगी, थोड़ी सी समझ में, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में, ऐसा सिंपल है। डिफेक्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंट करो पहले अर्ली स्टेजेस में, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो मिनिमाइज करने की। लेटर स्टेजेस में क्या होगा, आगे जाके खर्चा होगा, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है अर्ली स्टेजेस में सारे डिफेक्ट को हैंडल करना, लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हो, ये आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, फिर डिलीवरेबल बेसलाइन, मैंने बेसलाइन बोला था आपको क्या होता है। When deliverable such products and documentation reaches the predefined milestone, then deliverable is considered as a baseline। मतलब क्या, मैंने आपको बोला बेसलाइन क्या था, जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई प्रोडक्ट है वो अगर एक माइलस्टोन की तरफ रीच करता है उसको, ओके, एंड पर्टिकुलर टाइम पर होता है वो, तो वो क्या होता है, बेसलाइन कंसिडर करता है। फिर उसी डॉक्यूमेंट को हम आगे जाके बार बार यूज करते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो प्री डिफाइंड माइलस्टोन जनरली डिफाइंस व्हाट द प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर इज सपोज टू अचीव। मतलब वो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, और प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि क्या हमें सॉफ्टवेयर में करना है, ओके, क्या अचीव करना है, वो सारा चीज वहां पर मेंशन होता है। आई गेस मैंने पिछले लेक्चर में बेसलाइन के बारे में आपको बोला था। ठीक है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट डिस्कवरी, डिफेक्ट को डिस्कवर करो, आइडेंटिफाई करो, वही देखो यहाँ पर डिफेक्ट डिस्कवरी एट अर्ली स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Afterwards, it might cause greater damage. The defect is only considered discovered if developers have acknowledged it to be a valid one. ठीक है, मतलब क्या है, डिफेक्ट डिस्कवर कर लो अर्ली स्टेजेस में, वही है। डिफेक्ट डिस्कवरेबल कब कहेंगे, जब डेवलपर वो बोलेगा कि ये वैलिड डिफेक्ट है, तब ये डिफेक्ट डिस्कवरेबल होगी। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर डिफेक्ट रिजोल्यूशन, मतलब क्या, रिजोल्व करो, फिक्स करो। ठीक है, तो डिफेक्ट इज बीइंग रिजॉल्व्ड एंड फिक्स्ड बाय डेवलपर्स and then places it in the same place from where defect was initially identified। मतलब क्या, टेस्टर ने डिफेक्ट किया लॉगिन पेज पर, वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ, फिर वो अपने डेवलपर को दिया, डेवलपर ने फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद वही लॉगिन पेज वहां पर रख दिया। सेम, दिस इज द डिफेक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, मतलब क्या, ऑल डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड आर क्रिटिकल एंड कॉज सम इम्पैक्ट टू द सिस्टम। जो भी डिफेक्ट आपने फाइंड किए हैं वो सारे क्रिटिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लो है तो उसको भूल जाओ, नहीं, आपको हर डिफेक्ट को सॉल्व करना है, हर डिफेक्ट का आपको फिक्स करना है। इट डज नॉट मीन दैट डिफेक्ट दैट हैव लो इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम आर नॉट क्रिटिकल। ओके, फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट ईच एंड एवरी डिफेक्ट दैट आर आइडेंटिफाइड आर नीड टू बी फिक्स। जो डिफेक्ट आपने फाइंड किए वो सारे फिक्स होने चाहिए। Identification and analysis of a process should be done in which defect was occurred so that we can determine different ways to improve process and prevent any future occurrence of similar defect। मतलब क्या, वो डिफेक्ट क्यों आया, कैसे आया, वो ध्यान में रखो, आइडेंटिफाई करो, और वही चीज आप अगले सॉफ्टवेयर में यूज करो। वो गलती आप जब नेक्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर बनाओगे अगला, तो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, कि प्रिवेंट करो। समझ में आया? सो दिस इज द स्टेप्स। ओके, आपके मन से आंसर लिखना है, बस ध्यान में रखो कि ये डायग्राम ड्रॉ करो अच्छे से। उसके बाद आपको ये 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दो सारा। उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना है, डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिलीवरेबल बेसलाइन, डिफेक्ट डिस्कवरी, डिफेक्ट रिजोल्यूशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट। ओके, इसके बाद है, देखो यहाँ पर है डिफेक्ट स्टेटस, देखो क्या है, न्यू है, फिर असाइंड है, फिर ओपन है, फिर फिक्स्ड है, फिर रीटेस्ट है, फिर क्लोज्ड है एंड रीओपन्ड है। ये हमें अगले पॉइंट में देखना है डिफेक्ट लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो ये मैं अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर टूल्स यूज फॉर डिफेक्ट मैनेजमेंट, कौन से टूल्स होते हैं डिफेक्ट फाइंड करने के लिए। देखो है, जीरा है, बलजिला है, मेंट्स है, रेडिमाइन है। ओके, दीज टूल्स हेल्प ट्रैक डिफेक्ट इफेक्टिवली। तो ये टूल्स यूज करते हैं टेस्टर टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट और ट्रैकिंग द डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट स्टेटस इन डिफेक्ट मैनेजमेंट ये अगले पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस वही जो मैंने आपको बोला था, हेल्प्स डिलीवरेबल रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या फिर डिलीवर, improves overall software quality, ensure critical defects are fixed first, improve communication between the testers and developers, help track all defects systematically. So this is your advantages of defect management process. Clear hai? Okay, now let's move forward to point number 4.2. Forward to the point number 4.2, defect life cycle and defect template. ओके, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है और ये एग्जाम में आ सकते हैं।
अंडरस्टैंड 100% ये आएंगे आपके एग्जाम में। एक तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल आएगा, तो डिफेक्ट टेम्पलेट के बारे में आएगा, ठीक है। तो देखो डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो पहले लाइफ साइकिल देखो। ओके, ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करो, पहले बेबी होते हो, फिर आप बेबी से होते होते आप क्या हो जाते हो, ओल्ड हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसे हर एक स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, यंग होते हो फिर एडल्ट होते हो, लाइक इसमें अलग अलग स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। वैसे जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है उसके लाइफ साइकिल में। ओके, समझ में आया। तो देखो अभी ये रीड करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सिंपल लाइन से बस यहाँ पर। The defect life cycle is a process through which defect goes from the time it is identified by the tester until it is fixed and closed। मतलब क्या, डिफेक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होती है, जब टेस्टर ने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया तब से लेकर जब तक वो फिक्स ना हो जाए और क्लोज ना हो जाए, तब तक क्या होती है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल होती है। और उन फेज में वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो वो स्टेजेस क्या है वो डिस्कस करने वाले अगले स्लाइड पर, डोंट वरी। समझ में आया। इट डिफाइंस द डिफरेंट स्टेजेस और स्टेटस। उस स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, स्टेटस कहते हैं ऑफ अ डिफेक्ट ड्यूरिंग द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। हमने डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस देखा था, तो उसमें से हमने देखा था कि ओपन स्टेट, फिक्स्ड स्टेट। ओके, वो भी डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद the life cycle helps team track the progress of each defect and ensure that all defects are properly resolved before the software release। मतलब क्या, लाइफ साइकिल का क्या हेल्प होता है टीम मेंबर को या फिर टेस्टर्स को, कि वो जो भी आपने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया उसको ट्रैक कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, ट्रैकिंग करने के लिए, और वो इंश्योर करे कि सारे डिफेक्ट प्रॉपरली क्लोज हुए हैं, सॉल्व हुए हैं बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज। प्रोडक्ट डिप्लॉय होने से पहले ये सारे चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि सारे डिफेक्ट सॉल्व हुए या नहीं। वो सारा पता करने के लिए हमारे पास डिफेक्ट लाइफ साइकिल होती है। समझ में आया, सिंपल है। अभी देखो ये आपके ऐसी बड़ी सी बड़ी है आपके मिल जाएगी आपके डिफेक्ट की, लेकिन आपके एग्जाम में एमएसबीटी के पेपर में ये उन्होंने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये आपके पेपर में उन्होंने आपके मॉडल आंसर पेपर में लिखा था, ये आपको कंसीडर करना है। ये फुल आपकी डिफेक्ट की लाइफ साइकिल है, लेकिन आपके मॉडल आंसर पेपर में ये साइकिल थी, ठीक है। तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब डिफेक्ट सॉरी तो पहले टेस्टर होगा, तो टेस्टर ने अगर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया, तो वो कौन से स्टेज में होगी, उसका स्टेटस क्या होगा, न्यू स्टेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसने रिपोर्ट किया, डिफेक्ट रिपोर्ट बनाया, तो रिपोर्ट बनाने के बाद वो क्या होगा, ओपन हो जाएगी। ओपन मतलब क्या, अब ये डेवलपर के पास चली जाएगी। तो डेवलपर जब उसको काम कर रहा होगा तो कौन से स्टेज में होगी, कौन से स्टेटस में होगी, ओपन स्टेटस होगा उस डिफेक्ट का, ठीक है। उसके बाद अगर डेवलपर ने फिक्स किया, डेवलपर ने वो डिफेक्ट क्या किया, फिक्स किया, सॉल्व किया, तो उसका स्टेटस क्या बन जाएगा, उस डिफेक्ट का फिक्स्ड डिफेक्ट सॉरी फिक्स्ड स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। अगर फिक्स्ड किया तो फिक्स्ड होने के बाद वो रीटेस्ट में जाएगा। मतलब क्या, डिफेक्ट फिक्स होने के बाद वो वापस टेस्टर के पास चला जाता है, ठीक है। अगर टेस्टर को वो डिफेक्ट सॉल्व हुई पता चली, मतलब जो डिफेक्ट था, लॉगिन पेज काम नहीं हो रहा, ओके, लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहा हो लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा, ओके, वो क्या था, एक डिफेक्ट था। अगर वो डिफेक्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्लोज हो जाएगा, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अगर वो डिफेक्ट सॉल्व नहीं हुई तो वापस डिफेक्ट क्या हो जाएगा, रीओपन हो जाएगा, ठीक है। वापस क्या होगा, रीओपन। रीओपन क्यों, बिकॉज एक बार उन्होंने ओपन किया था, डेवलपर को दिया था, लेकिन फिर भी वो एरर आ रहा है, तो वापस उसको मैंने रीओपन किया। रीओपन करने के बाद वो वापस डेवलपर के पास चले जाएगा, फिर डेवलपर उसको फिक्स्ड करेगा। अगर फिक्स किया तो वापस वो रीटेस्ट होगा, अगर रीटेस्ट हुआ वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है तो क्लोज होगा, और वापस वर्क नहीं हो रहा प्रॉपरली तो वो क्या हो जाएगा, वापस वो रीओपन करेंगे। समझ में आया, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ओपन है, ओपन से डिफर्ड में है, डिफर्ड, DEFERRD। डिफर्ड मतलब क्या, अगर वो डेवलपर के पास चले गया और डेवलपर ने कहा कि मैं ये डिफेक्ट अगले रिलीज में, अगले वर्जन में सॉल्व करूंगा इस डिफेक्ट को, मतलब जब नेक्स्ट अपडेट आएगा सिस्टम का तब मैं ये डिफेक्ट को सॉल्व करूंगा, तो उसको क्या कहते हैं, डिफर्ड कहते हैं। मतलब अभी के अपडेट में डिफेक्ट नहीं फिक्स करूंगा, मैं अगले रिलीज में, अगले अपडेट में मैं इस डिफेक्ट को फिक्स करूंगा। तो डेवलपर क्या करता है, उसको डिफर्ड स्टेट में डालता है कि मैं अगले वर्जन में सॉल्व करूंगा डिफेक्ट को। समझ में आया। उसके बाद न्यू के बाद रिजेक्टेड मतलब क्या, डेवलपर क्या करता है, रिजेक्ट करता है उसको। अगर उसको लगा ये टेस्टर ने फाइंड किया है ये बग, ये डिफेक्ट, लेकिन ये डिफेक्ट नहीं है, जेन्युइन नहीं है,
ओके, तो ये रिजेक्ट करता है। तो डेवलपर क्या है, रिजेक्ट द डिफेक्ट, अगर उसको जेन्यून नहीं लगा तो कि ये डिफेक्ट नहीं है कह सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये थी हमारी पूरी डिफेक्ट की लाइफ साइकिल। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, या देखो एक अच्छे से सिंपल में बताता हूँ वापस। पहले डिफेक्ट न्यू हो जाएगी जब टेस्टर ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया, फिर वो ओपन हो जाएगी, वो डेवलपर के पास चली जाएगी। ये स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस है डिफेक्ट का। फिर उसके बाद जब डेवलपर सॉल्व करेगा तो स्टेटस फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर फिक्स होने के बाद वो वापस टेस्टर के पास चले जाएगा, टेस्टर टेस्ट करेगा। अगर टेस्टर को डिफेक्ट सॉल्व हुई नजर आई तो वो क्लोज हो जाएगी। अगर सॉल्व नहीं हुई वो डिफेक्ट तो वो रीओपन होगी। रीओपन होने के बाद वो डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा तो फिक्स्ड स्टेट में आएगी। डिफेक्ट मतलब क्या, जो भी डेवलपर होगा वो अगले वर्जन में हमारा इस डिफेक्ट को सॉल्व करेगा। न्यू से रिजेक्टेड मतलब क्या, जो डिफेक्ट उन्होंने टेस्टर ने निकाली थी वो जेन्युइन नहीं है, वो डिफेक्ट नहीं है, ऐसे बोल सकता है डेवलपर, वो रिजेक्टेड में जाएगी। समझ में आया? ओके, तो ये वापस मैंने वही एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। न्यू में कब क्या होता है, देखो बग इज पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट स्टेट इज न्यू, ये आप रीड करो, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओपन मतलब क्या, टेस्टर हैज पोस्टेड द बग, द लीड ऑफ द टेस्टर अप्रूव द बग इज जेन्युइन एंड ही चेंजेस स्टेट टू ओपन। असाइन मतलब क्या, वंस द लीड चेंजेस द स्टेट टू ओपन, ही असाइन द बग करस्पॉन्डिंग डेवलपर, मतलब एक डेवलपर को दे देगी। तो ये एक ये से एक्सप्लेन किया है मैंने, इस बड़े से इस डिफेक्ट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है, आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेन किया है मैंने, आप देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, और जितना इसमें लिखा है ना, इसमें जो बॉक्स है वही आप लिख सकते हो, लेकिन आप फुल डायग्राम को स्टडी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, एक बार रीड करो, एक सिंपल लैंग्वेज मैंने दिया है, मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पर लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफेक्ट टेम्पलेट। मतलब क्या, जब डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है ना, तो आपको डिफेक्ट को लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, वो लिखा हुआ डिफेक्ट हम किसको देते हैं, डेवलपर को देते हैं। फिर डेवलपर वो रीड करेगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसा करने के बाद ये डिफेक्ट आता है, क्या क्या उन्होंने किया, उसकी सर्वर डिलीवर पर डिलीवर, वो सारा हमें इस डिफेक्ट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। तो डिफेक्ट का टेम्पलेट देखो कैसा होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ठीक है। ये जो डायग्राम थी ना, ये आपके क्वेश्चन पेपर से आई थी। तो क्वेश्चन पेपर का मैं सॉरी आपके क्वेश्चन पेपर में आया था, ये मैंने मॉडल आंसर का और डायग्राम निकाला है। उसके बाद देखो डिफेक्ट टेम्पलेट, ओके, देख रहे हैं हम अभी। अ डिफेक्ट टेम्पलेट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड अ डिफेक्ट। मतलब जो आइडेंटिफाई हुए ना, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, वो बताना पड़ेगा डेवलपर को, उसको रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा, और उसको कहते हैं डिफेक्ट टेम्पलेट, फाउंड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग करते वक्त आपको डिफेक्ट जो फाइंड होते हैं वो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, उसको कहते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट। और उसका एक टेम्पलेट है यहाँ पर, वो टेम्पलेट है, वो आपको टेम्पलेट को फॉलो करना है, ठीक है। इट एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट इज डॉक्यूमेंटेड क्लियरली। मतलब जो भी डिफेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की जाए, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और उसका हम टेम्पलेट देख रहे हैं, इसीलिए डिफेक्ट टेम्पलेट है ये, ठीक है, पॉइंट का नाम। मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर टू अंडरस्टैंड एंड फिक्स द इश्यूज। तो वो डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद डेवलपर को पता चलेगा कि अंडरस्टैंड होगा, और उस बेसिस पर वो डिफेक्ट को फिक्स कर सकता है। क्लियर है? वेरी सिंपल पॉइंट है, ओके है, ओके। फिर डिफेक्ट टेम्पलेट्स आर यूजुअली यूज्ड इन डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स लाइक जीरा, बल्जीला एंड मिंट। ऐसे अलग अलग टूल्स होते हैं, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली समझ में आया? ओके, तो ये एक डिफेक्ट का रिपोर्ट का टेम्पलेट है, आप देख सको, देखते हैं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने जो बोला था डिफेक्ट आईडी, मतलब आपको आईडी मेंशन करनी पड़ती है डिफेक्ट की, डीईएफ आईडी 0176, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिफेक्ट। उसके बाद टाइटल क्या है, लॉगिन बटन अनरिस्पॉन्सिव ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस पर हमारा लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, व्हेन यूजर्स ऑन एंड्रॉइड डिवाइस अटेम्प्ट टू लॉग इन, द लॉगिन बटन बिकम अनरिस्पॉन्सिव आफ्टर एंटरिंग वैलिड क्रेडेंशियल। करेक्ट यूजर नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला, लेकिन एंड्रॉइड फोन पर हमारा लॉगिन का बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है। द इश्यूज प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू द डैशबोर्ड और नेक्स्ट स्क्रीन। मतलब क्या, इस वजह से मैं अगले स्क्रीन पर जा नहीं पा रहा, होम स्क्रीन पर मैं जा नहीं पा रहा। दिस बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व ऑन iOS डिवाइस। मतलब में आईफोन्स में ये एरर नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड फोन में ये एरर है।
इंडिकेटिंग अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिफेक्ट। तो ये क्या हो रहा है कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिफेक्ट है, मतलब क्या iOS प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली वर्क हो रहा है, एंड्रॉइड में वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, द बग वाज इनिशियली रिपोर्टेड ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S21 विद 5G कनेक्शन। मैंने आपको बोला इंटरनेट की क्या थी वो सारा आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन में लिखना है। समझ में आया? अच्छे से उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने ये टेम्पलेट चूज किया। फिर स्टेप टू रिप्रोड्यूस, वो कैसे स्टेप्स आया, मतलब कैसे डिफेक्ट मुझे आइडेंटिफाई हुआ। तो लॉन्च द ऐप ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड फोन में मैंने हमारा ऐप ओपन किया, मेरा फोन था सैमसंग S21। ओके, इंश्योर द डिवाइस इज कनेक्ट टू द 5G नेटवर्क, 5G नेटवर्क से मैं कनेक्टेड था। नेविगेटेड टू द लॉगिन स्क्रीन, मैंने लॉगिन स्क्रीन को चला गया, फिर मैंने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे कैसे मैंने काम किया। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अगर मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड देखो, द यूजर शुड बी रीडायरेक्टिंग टू द होम स्क्रीन अपॉन टैपिंग द लॉगिन बटन आफ्टर एंटरिंग द वैलिड क्रेडेंशियल। मैंने करेक्ट यूजर नेम डाला, करेक्ट पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन पर जाना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, the login button appears inactive and does not respond to the user input, no redirection और error message show। मतलब लॉगिन पर क्लिक कर रहा मैं एंड्रॉइड डिवाइस पर, लेकिन वो आगे जा नहीं रहा, होम पेज नहीं ओपन हो रहा। दिस इज एक्चुअल रिजल्ट इन एंड्रॉइड फोन। ओके, फिर एनवायरमेंटल डिटेल्स में डिवाइस कौन सा सैमसंग मैंने यूज किया, ओएस का एंड्रॉइड 13 है, नेटवर्क 5G था, ऐप का वर्जन, ओके वो सारा एनवायरमेंट डिटेल्स मैंने दे दिया। सेवेरिटी लेवल क्रिटिकल है, प्रायोरिटी इसकी हाई है। ओके, यहाँ पर जो दो चीज थी मैंने डिस्कस किया क्लासिफाई करने के लिए, वैसे हमें यहाँ पर डिफेक्ट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। मॉड्यूल या फिर फीचर कौन सा, लॉगिन पेज ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हमें अफेक्टेड है। ओके, मतलब कौन सा मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल। फिर रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया, टेस्टर का नाम होगा यहाँ पर। रिपोर्टेड ऑन, डेट होगी कब उसने रिपोर्ट की। अटैचमेंट मतलब स्क्रीनशॉट, वीडियोस एंड इमेजेस, ओके वो इस रिपोर्ट के पीछे अटैच होते हैं। ठीक है, स्टेटस देखो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया यहाँ पर, ये सारा लाइफ साइकिल जो हमने डिस्कस किया था। ओके, इसकी ये स्टेटस है वो आपको डिफेक्ट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो न्यू है, मतलब क्या, ये डिफेक्ट आईडी रिपोर्ट कब लिखा था टेस्टर ने, जब आइडेंटिफाई करने के बाद, तो यहाँ पर न्यू था। ठीक है, जब ये रिपोर्ट एक प्रॉपर वेरीफाई होगा तो यहाँ क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ये स्टेटस ओपन हो जाएगा। मतलब क्या, ये डेवलपर के पास चली गई है, फिर डेवलपर ने सॉल्व किया, तो ये स्टेटस यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड हुआ मतलब कि डेवलपर ने फिक्स किया है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टेस्टर के पास चले जाएगा। अगर टेस्टर ने ओके हुआ, ओके तो क्या होगा, वो क्लोज होगा। अगर ओके नहीं हुआ तो रीओपन यहाँ पर लिखा होगा। समझ में आया? असाइन टू मतलब डेवलपर का नाम, किसको ये डिफेक्ट असाइन हुआ है, किसको ये सॉल्व करना है, डेवलपर का नाम लिखना पड़ेगा, और कमेंट जो भी होगा वो। तो दिस इज अ डिफेक्ट रिपोर्ट, ऐसा आपको डिफेक्ट रिपोर्ट लिखना है। डिफेक्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, एनवायरमेंटल डिटेल्स, उसके बाद आपकी सेवेरिटी, प्रायोरिटी, कौन सा फीचर है, रिपोर्टेड ऑन, रिपोर्टेड बाय, अटैचमेंट, स्टेटस, असाइन टू एंड कमेंट्स, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे बहुत अलग अलग डिफेक्ट रिपोर्ट होते हैं। ओके, वो कंपनी वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन ये फीचर्स मेनली होते हैं सारे डिफेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया था, एक्सप्लेन डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट विद इट्स एट्रीब्यूट। ओके, तो इट्स मोस्ट इन मोस्ट कंपनीज अ डिफेक्ट रिपोर्टिंग टूल इज यूज्ड एंड द एलिमेंट्री ऑफ अ रिपोर्ट कैन वेरी। मतलब क्या, डिफेक्ट का कंटेंट चेंज हो सकता है कंपनी वाइज, लेकिन ये मोस्टली ये फॉलो करते हैं लोग। हाउएवर इन जनरल डिफेक्ट रिपोर्ट कैन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, आईडी है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा वर्जन है, कौन सा मॉड्यूल है, डिटेक्टेड बिल्ड वर्जन, समरी क्या है, डिस्क्रिप्शन है, फिर स्टेप टू रेप्लिकेट मतलब स्टेप्स, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अटैचमेंट, रिमार्क्स, डिफेक्ट सेवेरिटी। ओके, तो ऐसे आपके सम ऑफ दी एट्रीब्यूट्स है डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। तो ये कंटेंट चेंज होते हैं। ओके, तो ये फॉलो करो और ये अच्छे से फॉलो करो। ये डिफेक्ट एग्जाम्पल अच्छा है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पेपर में, आपके मन से लिखना होता है गाइज। ठीक है, ध्यान में रखो, रट्टा नहीं मारने का, अपने मन से लिखो। ओके, उसके बाद यहाँ पर वापस एक बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार आपको रीड करता हूँ, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, सो डिफेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड एनोमली डिस्कवर ड्यूरिंग द टेस्टिंग। एनोमली मतलब क्या, डिफेक्ट या फिर कोई प्रॉब्लम डिस्कवर करते टेस्टिंग वक्त, तब आपको एक डिफेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो डिफेक्ट रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है, क्या इंक्लूड करता है, ऑल इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर। कैसे रिप्रोड्यूस करोगे, कैसे जनरेट करोगे उस प्रॉब्लम को, किसने ऑथर कौन है उसका, बिल्ड वर्जन, ओपन क्लोज डेट्स, प्रॉब्लम एरिया, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, सारा सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन इस डिफेक्ट के अंदर होता है, उस डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर।
ठीक है। आफ्टर अनकवरिंग अ डिफेक्ट या फिर बग, टेस्ट जनरेट अ फॉर्मल डिफेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि डिफेक्ट रिपोर्ट बनाता है, टेस्टर बनाता है, ठीक। फिर द पर्पज ऑफ द डिफेक्ट रिपोर्ट इज टू स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एज पॉसिबल सो द डेवलपर कैन रेप्लिकेट द डिफेक्ट इजीली एंड फिक्स इट। ओके, डिफेक्ट रिपोर्ट का काम क्या है, क्या पर्पज है कि जो भी डिफेक्ट टेस्टर ने आइडेंटिफाई किया है वो क्लियरली रिपोर्ट हो जाए, क्लियरली हम लिखे और वो डिफेक्ट हम डेवलपर को देंगे, डेवलपर उसको प्रॉपरली रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा और उसको वो फिक्स करेगा, समझ में आया। सो दिस इज अ डिफेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट हमने किया है विद एग्जांपल। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 4.3 और टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज 4.3 और उसमें हमें क्या सीखना है, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट, उसके बाद टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ डिफेक्ट एंड रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट सिंपल हमने किया है, वही है। ओके, तो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट मतलब क्या, क्या जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट कितना अफेक्ट करेगा हमारे सिस्टम पर, कितना डैमेज करेगा हमारे सिस्टम पर। ओके, वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या फिर एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, टेक्निक फॉर फाइंडिंग अ डिफेक्ट मतलब जो डिफेक्ट हम डिफेक्ट जो टेस्टर फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद अर्ली फेजेस में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और लेटर फेजेस में हम कैसे डिफेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। Okay, so let's start with the first point, that is estimate expected impact of a defect. ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं, फिर आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, in software testing, estimation is expected impact, or sorry, estimating the expected impact of a defect means analyzing how much damage or effect a defect can cause to the software system, users and business operation। मतलब क्या, एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट मतलब क्या होता है, एनालाइज करेंगे कितना डैमेज हुआ है हमारे सिस्टम पर डिफेक्ट की वजह से। ओके, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम पर, हमारे यूजर्स पर या फिर जो भी बिजनेस होंगे उन पर कितना इफेक्ट होता है उस डिफेक्ट से। ओके, वो हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, मतलब फाइंड करना होता है। ठीक है, नॉट ऑल डिफेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब क्या, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं लेकिन उसमें से डिफेक्ट थोड़े जेन्युइन होते हैं, थोड़े हाई होते हैं, थोड़े क्रिटिकल होते हैं, थोड़े लो होते हैं। ठीक है, सम डिफेक्ट में कॉज सिस्टम फेलियर जैसे क्रिटिकल डिफेक्ट, वाइल अदर में कॉज द सम स्मॉल विजुअल इश्यूज जैसे कि कॉस्मेटिक डिफेक्ट या फिर लो डिफेक्ट आप कहते हैं, विजुअल इश्यूज, दिखने में कोई प्रॉब्लम हो लेकिन फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, देयरफॉर द टेस्टर मस्ट इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ईच डिफेक्ट। इसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, थोड़े डिफेक्ट क्रिटिकल होते हैं, थोड़े डिफेक्ट लो होते हैं। ओके, तो टेस्टर इवैल्यूएट करना आना चाहिए डिफेक्ट को, डिसाइड करेंगे कौन सा पहले फिक्स करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। उसके लिए आपको एस्टिमेट इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस डिफेक्ट का, और उन बेसिस पर हम उसकी सेवरिटी लेवल एंड प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करते हैं। समझ में आया? ओके है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग डिफेक्ट इंपैक्ट, तो क्या पर्पस है, क्यों चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुई है। आइडेंटिफाई द सीरियसनेस डिफेक्ट क्विकली, सेट द प्रायोरिटी फॉर फिक्सिंग डिफेक्ट, रिड्यूस द रिस्क इन सिस्टम, सिस्टम की रिस्क रिड्यूस करने के लिए एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान डिफेक्ट फिक्सिंग एंड एक्टिविटीज। ओके, डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए जो एक्टिविटीज लगती है उसको प्लान करने में, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ओके, प्रायोरिटी सेट करने में, सीरियसनेस आइडेंटिफाई करने के लिए, इसकी ये सारा हमें लगेगा। ओके, एस्टिमेटिंग करने के लिए। ओके, मतलब एस्टिमेशन करने से क्या क्या फायदे होंगे वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर है? ओके, तो ये बस मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। डिफेक्ट रेट अगर आपको फाइंड करना है या फिर डिफेक्ट डेंसिटी फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्ट बाय टोटल डिलीवरेबल इनटू 100 आपको डिफेक्ट रेट मिल जाएगा। डिफेक्ट डेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ डिफेक्ट साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड, कितने लाइन ऑफ कोड है उसमें से कितने डिफेक्ट है उसको आपको डिफेक्ट डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे बस मैंने आपको लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो फैक्टर्स यूज टू एस्टिमेट द इंपैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट। ओके, क्या क्या फैक्टर है एस्टिमेट करने की वो यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट वन, सेवेरिटी ऑफ अ डिफेक्ट। ओके, सेवेरिटी इंडिकेट हाउ मच द डिफेक्ट अफेक्ट सिस्टम फंक्शनैलिटी, ये हमने डिस्कस किया है, वही है। ठीक है, एग्जांपल, सिस्टम क्रैश हुआ तो हाई इंपैक्ट पड़ेगा, स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक है तो लो इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमने सेवेरिटी डिस्कस किया था। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, ओके, दिस रेफर हाउ ऑफन द डिफेक्ट ऑकर, वो डिफेक्ट है वो कितनी बार ऑकर हो रहा है। अगर फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हाई है, अगर रेयरली हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट लो है।
ठीक है। एग्जांपल देखो, इफ द डिफेक्ट अपीयर्स एवरी टाइम इन अ यूजर लॉग्स इन, हाई इम्पैक्ट मतलब क्या, लॉगिन करते वक्त हर बार वो प्रॉब्लम आ रही है, एग्जांपल लिखा है, ठीक है। लॉगिन करते वक्त हम बार बार वही एरर आ रहा है, वही वही अपीयर हो रहा है डिफेक्ट, तो वो डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट क्या है, हाई इम्पैक्ट डिफेक्ट है। ओके, और इफ इट अपीयर रेयरली, कभी कभी आता है, तो इट्स लो इम्पैक्ट। लॉगिन करते वक्त प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो इट्स लो इम्पैक्ट। समझ में आया? तो फर्स्ट वन इज सेवेरिटी ऑफ अ डिफेक्ट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। उसके बाद अफेक्टेड यूजर्स, these factors measures how many users are affected by the defect। उस डिफेक्ट वजह से, उस डिफेक्ट की वजह से कितने यूजर्स पर वो अफेक्ट हुआ है, मतलब कितने यूजर्स को वो डिफेक्ट आया है। अगर बहुत लोगों का डिफेक्ट आया है, सब लोग यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो वो हाई इम्पैक्ट है। उसमें से थोड़े फार यूजर्स नहीं कर पा रहे, लेकिन सब लोग कर पा रहे हैं लॉगिन, तो वो क्या है, मीडियम इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, if all users cannot log in, it's high impact, and if only one feature is affected for a few users, that is a medium impact। तो वो भी आइडेंटिफाई कितने यूजर्स अफेक्टेड है उस डिफेक्ट की वजह से, डिफेक्ट से, ठीक है। फिर है बिजनेस इम्पैक्ट, कभी कभी डिफेक्ट का असर बिजनेस पर पड़ता है, रेवेन्यू पर पड़ता है, ठीक है। सम डिफेक्ट्स अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस और रेवेन्यू, ठीक है। पेमेंट सिस्टम फेलियर इन एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अगर ऑनलाइन स्टोर है आपका और पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो क्या बाय होगा, क्या आपका फायदा होगा, बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर इनकरेक्ट बिलिंग कैलकुलेशंस, आप ऑर्डर की दो चीज, मतलब दो आइटम्स की बात कर रहा हूं मैं, और एक आइटम आपने बुक खरीदी, दूसरा आपने पेन खरीदा। बुक है 80 रुपीज का, पेन है 20 रुपीज का, तो कितना हुआ टोटल 100, लेकिन हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है, 80 रुपीज पे करो आप, तो 20 रुपीज उनका फायदा होगा। हाई ऐसा बिलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो दिस इज बिजनेस इम्पैक्ट, तो 20 रुपीज का लॉस हुआ उनको। ओके, ये भी हाई इम्पैक्ट है। ओके, तो बिजनेस इम्पैक्ट आर ऑलवेज अ हाई इम्पैक्ट, ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क, डिफेक्ट आर एक्सपोज confidentially information or allow unauthorized access are very serious। सिक्योरिटी रिस्क होती है, राइट, आपका अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। एग्जांपल, अनऑथराइज यूजर्स एक्सेसिंग कस्टमर डेटा, कोई भी आके कस्टमर का डेटा चुरा जाए, वेरी, ओके, ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये हमें नहीं चाहिए। कोई भी आके हमारे सिस्टम में डेटा लेके चुराए, डेटा चुरा के लेके जाए, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंट रखना चाहिए हमारे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर डाल रहा है हमारे सिस्टम में, वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। वो अगर एक्सेस हुआ बाहर, तो गए आप, ठीक है। दिस इज वेरी सीरियस। उसके बाद डेटा लॉस रिस्क, इफ अ डिफेक्ट कॉजेस डेटा लॉस और करप्शन, इट हैज हाई इम्पैक्ट। ओके, इफ अ डिफेक्ट कॉजेस डेटा लॉस और करप्शन, इट हैज हाई इम्पैक्ट। ऑब्वियसली अगर आपका डेटा ही लेस, डेटा ही लॉस हो गया, आपका डेटा ही नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, तो आपको डेटा की जरूरत होती है, और डेटा के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही खराब है। अगर डेटा ही नहीं हुआ, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं होगा, कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं चलेगा। समझ में आया? तो डेटा लॉस हुआ, करप्ट हुआ, तो दैट इज ऑल्सो द हाई इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पर पड़ेगा, और या फिर उस डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। कस्टमर रिकॉर्ड्स बीइंग डिलीटेड ऑटोमेटिकली, कस्टमर लॉग इन कर रहा है, लेकिन वहां से लॉग आउट हो रहा है, डिलीट हो रहा है हमारे डेटाबेस से, दैट्स अ वर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये हाई इम्पैक्ट है, ठीक है। ऐसे देखो, ये सारे हैं फैक्टर्स, तो सेवेरिटी ऑफ अ डिफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, अफेक्टेड यूजर्स, बिजनेस इम्पैक्ट, सिक्योरिटी रिस्क एंड डेटा लॉस रिस्क। ओके, और इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग डिफेक्ट इम्पैक्ट, वही जो मैंने आपको ये यहाँ पर किया, ओके, यही यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, बस लैंग्वेज मतलब वर्डिंग्स में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट हेल्प टू फिक्स क्रिटिकल डिफेक्ट फर्स्ट, अवॉइड सिस्टम फेल्योर, improve decision making in testing and ensure reliable software delivery। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 लाइन है। ensure reliable software delivery मतलब जब भी सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, डिलीवरेबल होता है, तब अच्छा रिलायबल प्रॉपर वर्किंग सॉफ्टवेयर हम डिलीवर करें। डिसीजन मेकिंग इन टेस्टिंग मतलब पहला कौन सा टेस्ट करेंगे, पहला कौन सा, ओके, वो सारा डिसाइड करने के लिए। अवॉइड सिस्टम फेलियर, डिफेक्ट से जो डिफेक्ट से सिस्टम फेलियर होता है ना, तो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सिस्टम फेलियर को अवॉइड करेंगे। तो जो भी क्रिटिकल डिफेक्ट हो गए, वो पहले फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वहां पर। ओके, ये सारा एस्टिमेटिंग करने के बाद हमें पता चलता है। उसके बाद टेक्निक फॉर फाइंडिंग द डिफेक्ट, हम जो डिफेक्ट अभी डिफेक्ट बोल रहे हैं, वो डिफेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिफेक्ट आपको डिजाइन में भी आ सकता है, कोडिंग में आ सकता है, इंटीग्रेट करते वक्त आ सकता है, तो डिफेक्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो हर एक फेज में आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने का, फाइंड करने का
फाइंड करने को आना चाहिए, ठीक है। देखो, डिफेक्ट कैन ऑकर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोडिंग और इंटीग्रेशन। Therefore, testers use different testing technique to identify defect in a software. तो हर एक फेज के लिए, हर एक स्टेज के लिए अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक अलग है, या फिर डिफरेंट अप्रोचेस है। ओके, वो सारे अप्रोच हम देखने वाले हैं। दिस टेक्निक हेल्प टू डिटेक्ट एरर अर्ली एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में हम अलग टेक्निक यूज करेंगे, लेटर के स्टेजेस में हम अलग टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट वन कोड रिव्यू। तो कोड रिव्यू, फिर वॉक थ्रू, फिर इंस्पेक्शन। ओके, ये तीन हम अर्ली स्टेजेस में करेंगे, ठीक है। ये हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कवर किया था। ओके, मैं आपको एक बार अच्छे से रीड करके दिखाता हूँ, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। कोड रिव्यू मतलब क्या? इन दिस टेक्निक द डेवलपर रिव्यू ईच अदर्स कोड टू फाइंड अ मिस्टेक। ओके, एक है डेवलपर ए, दूसरा है डेवलपर बी। डेवलपर ए ने कोड लिखा, डेवलपर बी ने भी उसका कोड लिखा, फिर डेवलपर बी डेवलपर ए का कोड चेक करेगा, डेवलपर बी का कोड चेक करेगा। ऐसे कोड रिव्यू करेंगे डेवलपर्स और उनके मिस्टेक फाइंड करेंगे। सो दिस इज कोड रिव्यू। ओके, पर क्या इससे क्या होता है? कोड रिव्यू से आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर, जो भी लॉजिकल एरर वो आइडेंटिफाई करेंगे, कोड की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे एंड डिफेक्ट डिटेक्ट अर्ली फेजेस में काम आएगा, ठीक है। अर्ली फेजेस मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर कोडिंग करते वक्त अर्ली स्टेजेस होते हैं, कोडिंग के बाद जो होता है वो क्या होता है? आपके लेटेस्ट स्टेजेस होते हैं। फिर एग्जांपल देखो, अ डेवलपर चेक्स अनदर डेवलपर प्रोग्राम टू फाइंड ए इनकरेक्ट लॉजिक, ठीक है, सिंपल कोड रिव्यू। उसके बाद है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब क्या? वॉक थ्रू इज अ मीटिंग वेयर डेवलपर एक्सप्लेन देयर कोड और डिजाइन टू द टीम मेंबर्स। मतलब जो डिजाइन होगा, ओके, वो डिजाइन हम शो करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिव्यू भी होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिव्यू। ओके, मतलब डिजाइन रिव्यू भी होता है। जब डिजाइन फेज में आएंगे तो डिजाइन जो बना है वो डिजाइन एक दूसरे को देंगे। ओके, उसके बाद वॉक थ्रू क्या होता है? जो भी डेवलपर्स होते हैं या फिर डिजाइनर्स होते हैं, वो सारे लोगों को, उनके टीम मेंबर को सारा एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो टीम मेंबर्स उनको क्वेश्चन पूछेंगे उस डेवलपर को, सजेशन इंप्रूव करेंगे, सजेशन देंगे इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। वॉक थ्रू की वजह से क्या पर्पज होता है? आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिस्टम इंप्रूव हो सकती है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद इंस्पेक्शन। ओके, इंस्पेक्शन इज अ फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस वेयर एक्सपर्ट्स केयरफुली एग्जामिन द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट और कोड। मतलब अलग दूसरे टीम के मेंबर्स आते हैं हमारे टीम में, वो आपको रिव्यू करते हैं, आपने क्या किया है दिखाओ मुझे। तो जो भी हमारे टीम मेंबर में होते हैं वो टीम उनको एक्सप्लेन करती है, और ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, और वो कुछ तो इंप्रूव देते हैं, डिफेक्ट फाइंड करते हैं अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक। पर्पज, डिटेक्ट डिफेक्ट्स अर्ली, improve documentation quality, ठीक है। सो दिस इज इंस्पेक्शन। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, ये भी हमने कवर किया था। एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग और इन वजह से हम लेटर स्टेजेस में, ओके, कोडिंग के बाद में जो भी डिफेक्ट है वो फाइंड करने के लिए ये टेक्निक को यूज करते हैं। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सारा आपको पता होगा, यूनिट 2 में हमने किया है। यूनिट टेस्टिंग में हम यूनिट इंडिविजुअल कंपोनेंट टेस्ट करते हैं, ओके, लॉगिन फंक्शनलिटी बस। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो मॉड्यूल को इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट होता है उनके बीच में, वो देखेंगे। एग्जांपल देखो, चेकिंग वेदर द लॉगिन मॉड्यूल करेक्टली कनेक्ट विद द डेटाबेस, ओके, वो। फिर सिस्टम टेस्टिंग, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करेंगे। चेक वेदर ऑल एंटायर सिस्टम, check whether the entire system work correctly, okay, मतलब ऑल एप्लीकेशन के फीचर्स प्रॉपर्ली वर्क हो रहे हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या? अगर आपने कोड लिखा और अगली बार आपने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद आपने कुछ तो चेंजेस किए, तो उस चेंजेस की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स पर कोई असर नहीं पड़ता, वो देखेंगे। देखो यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग एंश्योर दैट द न्यू कोड चेंजेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फीचर्स। Example, after fixing a bug in a payment module, tester check whether the other module still work properly. Tester module में अपने bug fix किया, ओके, उस बग फिक्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम आया नहीं दूसरे मॉड्यूल में, वो चेक करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। समझ में आया? तो रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, these are the testing technique approach are used to find the defect in the later stages, okay, and आपका inspection, walkthrough and code review are the approach to find the defect in the early phases। समझ में आया? सिंपल है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स, क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स अर्ली, ओके, इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हो? अगर आपने अर्ली फेजेस में डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ओके, तो आपको समझ में ये डिफेक्ट आने वाला, तो तभी आप सॉल्व करोगे ना उसको।
कोड करने के बाद अगर आपने फाइंड किया तो डेवलपर का कोड किया हुआ टाइम खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। ओके, एंड रिलायबल परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंश्योर करेंगे हम, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद रिपोर्टिंग ए डिफेक्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा पॉइंट हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ सिंपल में और एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। व्हेन अ टेस्टर फाइंड्स अ डिफेक्ट, it must properly documented and reported so that developer can understand and fix it. ओके, ये लाइन में पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेक्ट रिपोर्टिंग, ठीक है। ओके, अ गुड डिफेक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ क्लियर एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छा सा डिफेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो उसमें क्लियर एंड डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस डिफेक्ट के बारे में। समझ में आया? ओके, पर्पज ऑफ डिफेक्ट रिपोर्टिंग, क्यों जरूरी है डिफेक्ट रिपोर्टिंग, ये भी मैंने हुआ है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग इशू फॉर टू डेवलपर्स, ओके, कम्युनिकेट इशू टू अ डेवलपर, मतलब जो भी इशू आया है वो इशू डेवलपर को बताने के लिए आप ये डिफेक्ट रिपोर्ट लिखोगे। ट्रैक डिफेक्ट सिस्टमैटिकली, ओके, मतलब डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, वो डिफेक्ट लाइफ साइकिल और अच्छे से ट्रैक करने के लिए पहले न्यू में होगी, फिर ओपन होगी, फिर फिक्स होगी, फिर क्या क्लोज होगी, फिर रीओपन हो गया, डेफर्ड होगी। ओके, वो सारा एक सिस्टमैटिक वे में जाने के लिए इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए आपको डिफेक्ट रिपोर्ट को लिखना पड़ता है। तो स्टेप्स इन रिपोर्टिंग डिफेक्ट, अगर आपको डिफेक्ट को रिपोर्ट करना है तो कैसा करोगे? पहले डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इस डिफेक्ट को वेरीफाई करो, ओके, फिर डॉक्यूमेंट करो, मतलब डिफेक्ट रिपोर्ट लिखो, फिर आप उसकी सेवरिटी लेवल, प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करो, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा डेवलपर टीम को, ठीक है। तो ये रीड करने की जरूरत नहीं है, आप सॉरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप रीड कर लो अच्छे से, सिंपल लाइन से, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डिफेक्ट रिपोर्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, विद एग्जांपल आपको बोला था। डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, सेवरिटी, प्रायोरिटी, एनवायरमेंटल डिटेल, स्क्रीनशॉट एंड कमेंट्स। ओके, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर ये सारा कंटेंट होता है और आपको लिखना आना चाहिए। एक बार एक डिफेक्ट खुद से लिख के देखो, ठीक है, इसके अंदर के जो भी पॉइंट्स है वो ध्यान में रखो। आपका एसआरएस है, डिफेक्ट रिपोर्ट है, ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स है, अलग अलग टेम्पलेट्स है। ओके, आपको ध्यान में रखना है सब, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिफेक्ट रिपोर्ट, अगर आपको अच्छा सा अच्छा डिफेक्ट रिपोर्ट लिखना है तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? आपको क्लियर लिखना पड़ेगा, इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में होना चाहिए, ठीक है। फिर रिप्रोड्यूसिबल, मतलब क्या स्टेप्स आपको लिखना है अच्छे से, मतलब जो आपने काम किया, कैसे स्टेप्स आपने फॉलो किया उस डिफेक्ट को लाने के लिए, वो सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। और वो मेंशन करने के बाद वो डेवलपर जो होगा वो रिक्रिएट करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। स्टेप अलाउ डेवलपर्स टू रिक्रिएट द डिफेक्ट, ओके। फिर एक्यूरेट, डिस्क्राइब द एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखो, ओके, कुछ भी मत लिखो वहां पर, नहीं तो डेवलपर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको मारने आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जांपल फॉर द डिफेक्ट रिपोर्ट। ये मत फॉलो करो, अब अच्छा सा जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये वाला फॉलो करो। ये डिफेक्ट रिपोर्ट एक बार अच्छे से लिखो, डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसा लिखा है देखो, और यही अगर एग्जाम में आया तो ये लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो आई होप आपको सारा यूनिट समझ में आ गया होगा। सो अगर आप वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद यूनिट नंबर 5। टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।